बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट के साथ सलमान हैदर। एहतजाज करे या मुज़ाकरात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखमसे का शिकार हो गई है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की एक बार फिर से मुज़ाकरात की दावत पर पीटीआई दो हिस्सों में तकसीम नजर आती है। पीटीआई में इख्तलाफात एक बार फिर खुलकर सामने भी आने लगे हैं। इस्लामाबाद में पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी इजलास में अरकान असम्बली ने पार्टी क़यादत पर कॉम्प्रोमाइज होने का इल्जाम आयद कर दिया। ज़राए के मुताबिक कई अरकान ने असम्बली इजलास से बाइकआउट की मुखालफत की। कुछ अरकान ने क़यादत से शिकवा किया कि स्पीकर बार बार कहता है कि आकर बैठ जाए, तो फिर क्यों नहीं बैठते। ज़राए के मुताबिक पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट की अक्सरियत, जिनमें से बाज हाल ही में सजा याफ्ता अरकान भी शामिल हैं, बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के आगाज के हक में हैं। इजलास में एमएनएज ने 14 अगस्त की हिकमत अमली और 5 अगस्त के एहतजाज के फैसले पर सवालात उठाए। ज़राए के मुताबिक इजलास में एमएनएज ने शिकायत की कि हमें कंफ्यूज किया जा रहा है। इस दौरान इकबाल आफरीदी और साजिद महमूद के दरमियान झड़प भी हुई, जिसे बाकी अरकान ने बीच बचाव करा के खत्म कराया। इकबाल आफरीदी का आमिर डोगर से भी झगड़ा हुआ। ज़राए के मुताबिक इकबाल आफरीदी बाजोड़ ऑपरेशन पर बात करना चाह रहे थे, आमिर डोगर ने मना किया तो दोनों के दरमियान लड़ाई हो गई। इसी दौरान कई रहनुमा पार्लिमानी पार्टी इजलास छोड़कर बाहर चले गए, जबकि बाज अरकान ने क़यादत पर कॉम्प्रोमाइज होने के इल्जाम भी लगाए। पार्लिमानी पार्टी इजलास में शामिल पीटीआई एमएनएज का कहना था कि हमने बिल पर मेहनत की है, लेकिन जब इसे पेश करने का वक्त आता है तो क़यादत बाइकआउट कर लेती है। यह पहली बार नहीं है कि पीटीआई पार्लिमानी पार्टी में इख्तलाफात सामने आए हैं। माजी में शेर अफजल मरवत को पार्टी क़यादत के कॉम्प्रोमाइज रवैये पर तनकीद करने की वजह से पार्टी से निकाल दिया गया था। उनके मुखालफिन उन्हें हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट का बंदा करार देते हैं, लेकिन वहीं एक ग्रुप जिसमें शहरियार आफरीदी और असद कैसर शामिल है, शेर अफजल मरवत की पार्टी में वापसी के लिए लॉबिंग भी कर रहे हैं। लेकिन अलीमा खान शेर अफजल मरवत की पार्टी में वापसी की सख्त मुखालिफ है, जिन्हें शेर अफजल मरवत मुख्तलिफ मौके पर शदीद तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। ज़राए के मुताबिक स्पीकर अयाज सादी की ताज़ा पेशकश दोनों फरीकैन के दरमियान कई दिन से खामोश राब्तों के बाद सामने आई है। पीटीआई के रहनुमाओं की बड़ी तादाद का ख्याल है कि महाजराई और एहतजाज की पॉलिसी ने उनकी सियासी मसाइल हल करने की बजाय मजीद बढ़ा दिए हैं। पीटीआई में इख्तलाफात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी साहब। जी फैसल चौधरी साहब, एहतजाज करें या मुज़ाकरात, पीटीआई मखमसे का शिकार हो गई है। सजाओं और नाअहलियों का मौसम तो है, लेकिन पीटीआई क़यादत को आप मशवरा क्या देंगे? देखिए सर, बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास ऑप्शन तो एक ही होती है, वो है गुफ्तगू की। और जो भी पार्टी ये कहे कि जी हम गुफ्तगू नहीं करेंगे या हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही गुफ्तगू करेंगे, मेरा ख्याल में मेरी पार्टी समेत अगर कोई ये करते हैं तो ये गलत बात है, ये गैर जमहूरी बात है। इसको आपको पॉलिटिकल लोगों के साथ एंगेज करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि जो सिलसिला पाकिस्तान में इस वक्त किसी भी जमात के पास सियासी स्पेस नहीं, तो स्पेस हासिल करने के लिए तो तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा। क्योंकि जो पार्टीज हुकूमत करेंगी वो हुकूमत जरूर करेंगी, लेकिन उनकी सियासत तबाह हो गई है। नून लीग जो है पब्लिकली बिल्कुल नरोड हो चुकी है। पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत अरसे से इक़्तिदार में जरूर है, लेकिन पंजाब वो एक रीजनल पार्टी होकर रह गई है। सो ये जो चीजें हैं, तमाम जो सियासी पार्टियां हैं, उनको रियलाइज करने की जरूरत है। और हमें, पीटीआई बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत मकबूल पार्टी है, हमारा अवामी जो है वो बहुत ज्यादा एक पॉपुलैरिटी है खान साहब की। हमें दूसरी सियासी जमातों को स्पेस, जो हमारे पास, हम स्पेस अकेले नहीं ले सकते। हमारी स्पेस जो है वो भी सियासी जमातों के साथ होगी। ये बातें समझने की जरूरत है। और इस वक्त जो कंफ्यूजन की आप बात करें तो बिल्कुल कंफ्यूजन है और बहुत ज्यादा है। यानी हमारे पास क्या, जो आप देखिए कि जो पार्टी की आदत है उससे हम बात करते हैं तो मसाइल बताते हैं, जी हमारे पास हमें पॉलिटिक्स नहीं करने दी जा रही, हमारे बंदे अरेस्ट हैं, हमारे पास ये है। ये बातें बिल्कुल 100% दुरुस्त है, लेकिन आप अगर उनको ये पूछें सीरियसली कि आपको ये तो मसाइल हैं, इनका हल क्या है, तो आप को वो हल नहीं बता सकेंगे। क्योंकि हल जो है वो बाहर तौर पे सियासी है। ये जो एहतजाज हैं ये भी बेवकूफ़ हो रहे हैं, क्योंकि तंजीम जो है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। और इमरान खान साहब पॉपुलर हैं, पार्टी की तंजीम पॉपुलर नहीं है। वो तगड़े हैं, पार्टी की तंजीम तगड़ी नहीं है। वो ये मसाइल हैं पीटीआई को, इस पे गौर करने की जरूरत है। और फैसल साहब, कुछ रोज पहले पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था ना, अरकान असम्बली ने पार्टी की आदत को कॉम्प्रोमाइज होने का इल्ज़ाम आयद किया था। और ये पहली बार भी नहीं है, इससे पहले भी आप पर, फवाद चौधरी साहब पर मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से तनकीद
भी की जाती रही है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है ये कंप्रोमाइज्ड है? इस मौक़िफ़ से आप इत्तफाक करते हैं जी? देखिए सर, बात यह है कि जो पीटीआई की जो क्यादत है ना, वो है गैर सियासी लोग हैं और उनको सियासत नहीं आती है, उनकी सियासी एज नहीं है। पार्लिमानी कमेटीज में जो भी है वो लोग सियासत तो करते हैं, हल्के की सियासत करने वाला लोग हमेशा जो लोग हैं बड़े क्लैरिटी होती है। अब देखिए ना, लिस्ट भी उन्होंने गार्ड कर ली है, वो सिर्फ वही नाम बार बार जाते हैं। क्यों जाते हैं? आप अपने लोगों को अपने एमएनएस की एक्सेस क्यों नहीं होने देते? तो क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी बताएंगे आपको और इनकी नाकामियां जो है वो जाहिर करेंगे। लिहाजा वहां पे भी रिस्ट्रिक्शन आयद करके एक जो है मोनोपोली कायम कर दी गई है कुछ लोगों की। तो जब तक खान साहब से ये लोग, अब पार्लिमानी कमेटी में हमारे पास बड़े सीनियर सियासतदान हैं जिनका काम ही सियासत करना है, और इमरान खान साहब की रिहाई सियासी तरीके से मुमकिन होगी, एहतजाज से तो नहीं हो सकती। वो चाहे आप 2500 और कर लें, इनफेक्टिव एहतजाज है। एहतजाज में ना खान साहब की फैमिली खुद लीड कर रही है, वो पार्टी की तरफ देख रहे हैं। अब पार्टी जो है वो इसमें सकत नहीं है। तो इस वजह से खान साहब की जो सोचते हैं, मुसीबतें हैं, मुश्किलें हैं, वो तो फिर लंबी होती जा रही हैं। बहुत शुक्रिया वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसल चौधरी साहब। दूसरी तरफ हुकूमत पीटीआई की जानिब मुज़ाकरात का हाथ तो बढ़ाती है, लेकिन इसके साथ साथ नाअहलियों और सजाओं का सिलसिला भी जारी है। ज़राए के मुताबिक स्पीकर अयाज सादिक इस अमल में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और दोनों फरीकैन से राब्ते में हैं। नून लीग के राना सनाउल्लाह समेत हुकूमत के बाज़ रहनुमा भी पीटीआई से बातचीत के लिए तैयार है, ताहम खदशा है कि बानी पीटीआई एक मरतबा फिर इस अमल को रोक सकते हैं। ज़राए के मुताबिक पीटीआई के बाज़ अरकान पार्टी में मौजूद कुछ गैर मुंतखब अफराद को मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट समझते हैं। उनका कहना है कि ऐसे लोगों को बानी तक बराह रास्त या बिलवास्ता रसाई हासिल है और वो इन्हें गुमराह कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों के मशवरे पर बानी पीटीआई ने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न लेने का ऐलान किया है। कुछ अरकान जिनके खानदान की कई दहाइयों से इंतखाबात लड़ते आए हैं कहते हैं कि बाइकाट का मतलब अपने हल्के सियासी हरीफों के हवाले करना होगा। मुज़ाकरात के हामी ग्रुप को उम्मीद है कि सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी अहम किरदार अदा कर सकते हैं, जो 9 मई से मुतालिक 3 मुकदमात में बरी हो चुके हैं और तवक्को है कि आइंदा चंद माह में दीगर मुकदमात में भी उन्हें जमानत मिल जाएगी, जिसके बाद वो बानी पीटीआई को फैसला वापस लेने पर कायल कर लेंगे। क्या हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात की बेल बढेर चढ़ेगी? मुज़ाकरात में हुकूमत के पास पीटीआई को देने के लिए क्या है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब। अकील मलिक साहब, एक तरफ सजाएं और नाअहलियाँ, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की दावत भी। हुकूमत चाहती क्या है ये बता दें। क्या हुकूमत के पास मुज़ाकरात की मेज़ पर पीटीआई को देने के लिए कुछ है, उन्हें एंगेज करने के लिए कुछ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल देने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वो जो मांगना चाह रहे हैं या वो लेना चाह रहे हैं वो हम नहीं दे सकते। वो या सदर पाकिस्तान दे सकते हैं या अदालतें दे सकती हैं, क्योंकि जो एक सज़ा याफ्ता मुल्ज़िम हो, मुजरिम हो, अगर उसकी सज़ा में उसको किसी किस्म की माफ़ी चाहिए तो वो अपील करेगा। अगर अपील उसकी कोई रिजेक्ट हो जाती है और हाईएस्ट फोरम पे जाके अपील रिजेक्ट होती है तो फिर सदर पाकिस्तान ही के पास एक माफ़ी का खाना बचता है। हुकूमत के पास तो माफ़ी देने के लिए या रिहाई के लिए कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद नहीं है। इसलिए हम बार बार यही बात कहते हैं कि आप अदालतों से रुजू करें, अदालतों का रुख करें। हमने भी अपने दौरे जो अपोजिशन का दौर था या जो हमारे पे केसेस थे, हमने भी अदालतों में अपने तमाम तर जो इल्ज़ामात थे उनको अदालतों में डिसप्रूव किया और वहाँ पे अदालतों ने हमें रिलीफ दिया। तो हम यही कहते हैं कि ये अदालतें रिलीफ आपको अदालतें ही रिलीफ देंगी, हुकूमत आपको किसी किस्म का रिलीफ नहीं दे सकती। हाँ, हुकूमत आपके ऊपर जो कोई सियासी मामलात हैं आपके साथ बैठ के तय करने वाले, कोई डायरेक्शन सेट करनी है, पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर बात करनी है, डेमोक्रेसी के ऊपर बात करनी है, या दीगर कोई इश्यूज़ हाउस के अंदर जो मामलात हैं या हाउस के अलावा आप समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की कोई स्पेस के हवाले से बात है, तो वो उस तमाम चीज़ों पर बात हो सकती है, उन तमाम इश्यूज़ पर बात हो सकती है, माँ सिवाय किसी एक मखसूस या ख़ास शख्स की रिहाई के हवाले से। वो अदालतों का काम है, वो हमारा काम नहीं है। ठीक। ऐसे वैसे आम तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि हुकूमत खुद तो नहीं कुछ करती, जो कुछ भी करती है इदारों के थ्रू करती है, चाहे अदलिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे नैब हो या कुछ भी हो। तो वहाँ इदारे अपना काम करते रहेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात में इनको एंगेज भी रखना चाह रहे हैं। देखिए, मुज़ाकरात तो हमने रोज़े अव्वल से ये बात की इस तमाम तर मामले के ऊपर। जब से हुकूमत का वजूद हुआ, हमने मुख्तलिफ वज़रा ने, वज़ीर आज़म ने बल्कि
एज रिसेंट एज बजट सेशन के दौरान अगर आप देखें तो वो खुद चल के गए, दोबारा मुज़ाकरात की दावत दी। तो हमेशा से हम मुज़ाकरात की बात करते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए और मुज़ाकरात सियासी जमातों के बीच और सियासी लीडर्स के बीच ही होते हैं, तो मुज़ाकरात करें। लेकिन ये अफसोसनाक बात है कि मुज़ाकरात के बजाय जो है दोबारा इंतशार और उसको एहतजाज का जो लबादा पहना दिया जाता है। और ऐसे दिनों पे माज़रत के साथ मुझे कहना पड़ता है, यौम इस्तिसाल का दिन हो, जब पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी शहरी कश्मीर की बात कर रहा है 5 अगस्त को, उस पर इनको एहतजाज करना है। 14 अगस्त की बात करें, जश्न आज़ादी के हवाले से बात हो रही है, मार्का हक़ के हवाले से जो हालिया हम भारत के ख़िलाफ़ जंग जीते हैं, अपने दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया, उस पर अगर बात करें कि पूरी पाकिस्तानी कौम सेलिब्रेट करेगी, लेकिन उस पर इनको एहतजाज करना है। तो जो कौमी नौइयत के जो मखसूस दिन हैं या जो सेलिब्रेटरी डेज़ हैं, जो सेलिब्रेट करने वाले दिन हैं, जिस पे जश्न मनाना चाहिए, जिसमें 14 अगस्त है, तो उस पे इनको जो है एहतजाज करना है। तो पता नहीं किस हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, किस आज़ादी की बात करते हैं। अब जेल से आज़ादी तो नहीं हो सकती, वो तो आइन और कानून के मुताबिक ही होगी। जेल से आज़ादी अगर ये हुकूमत पे तकिया किए बैठे हैं, तो हुकूमत तो किसी किस्म की कोई आज़ादी नहीं दे सकती किसी कैदी को। हाँ, ये हो सकता है कि आपको कोई सियासी इश्यूज़ पे बात करनी है, सियासी बैठकों में इस एजेंडे के अलावा दीगर इश्यूज़ आप सामने रखना चाहते हैं, हाउस की प्रोसीडिंग के हवाले से, पॉलिटिकल पार्टीज़ के इश्यूज़ के हवाले से, पॉलिटिकल स्पेस के हवाले से, दीगर सियासी नोयत के मामलात के हवाले से, तो बिल्कुल हुकूमत उन्हीं पे इंगेज करना चाहती है। इसी पे मैंने बात भी करनी है ना कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने असम्बली के फ्लोर पर ना अपोजिशन को 26वीं तरमीम पर मुज़ाकरात की दावत दी है। आपके ख्याल में वो कौन से नुकात हैं जिन्हें दुरुस्त किया जाना चाहिए? क्या अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात सबके सामने हैं? क्या मुतालबात आप मानने के लिए भी तैयार हैं? देखिए, आज हाउस में लेजिस्लेटिव बिजनेस था। मैं आपकी इस बात का जवाब इस बात से जोड़ूंगा कि वहाँ पे अपोजिशन साइड से कुछ तजावीज़ आई, हमारे इत्तेहादियों ने भी कुछ तजावीज़ दी कि इसमें फ़र्दर अमेंडमेंट कर दी जाए इस कानून साजी पे। जब 26वीं आईनी तरमीम हुई, कोई काउंटर ड्राफ्ट नहीं आया, कोई अमेंडमेंट या अपोजिशन की साइड से जो आनी थी, मासिवाय मौलाना साहब की, क्योंकि वो भी अपोजिशन बेंचेस पे थे, उन्होंने अपनी अमेंडमेंट्स दी, बिल्कुल दी। इसी तरह अपोजिशन का काम था कि ये अपोजिशन अरकान जो एक मखसूस सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, ये लोग भी अपनी अमेंडमेंट्स देते। अब 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर अगर फर्दर कोई अमेंडमेंट होनी है, तो वो ज़ाहिरी बात है कि उस पर बातचीत हो सकती है। वो अगर बताएं कि क्या उसमें चेंजेस लाना चाहते हैं या क्या चेंजेस चाहते हैं, या क्या गलती की है हुकूमत ने जिसको करेक्ट करना चाहिए, या वो कोर्स करेक्शन होनी चाहिए, या उसकी फर्दर अमेंडमेंट लानी चाहिए, तो वो हमारे साथ बैठे बात करें। कानून साजी पे अगर बात करनी है, उस पर बैठे बात करें। वो बताएं कि अगर कोई कानून साजी गलत हुई है तो वो उसके ऊपर बात करें। यही इश्यूज़ है ना सियासतदान का काम क्या है, एक पार्लियामेंटेरियन का काम क्या होता है, कानून साजी होता है, तो उस पर बात करें। ये तो सारे पार्लियामेंट में मौजूद हैं। आज भी जो है कोई काउंटर अमेंडमेंट नहीं आई, तकरीर झाड़ दी बैरिस्टर गौहर साहब ने, और उस पर काउंटर जो बात है वो नहीं की, काउंटर अमेंडमेंट नहीं दी। वो पीपल्स पार्टी की तरफ से आई, वो दीगर अपोजिशन की जमातों की तरफ से आई। यकील मलिक साहब, एक और जगह पे भी हुकूमत की पोजीशन वाजे कर दें। बिलावल भुट्टो साहब वैसे आपके इत्तेहादी हैं, लेकिन कल इन्होंने किसी भी नई तरमीम पर लाइलमी के हवाले से कहा कि मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन हाँ साथ साथ वफाक से उन्होंने नए NFC अवार्ड के इजरा का मुतालबा भी किया है। NFC अवार्ड पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत में इख्तलाफात की बातें भी चल रही हैं। क्या वज़ीर आज़म से मुलाकातों में इस पर बात नहीं हुई थी? क्या मामला है क्या ये? देखें, बिल्कुल आइनी तरमीम के हवाले से मैं कई प्रोग्राम्स में, कई टॉक शोज़ में बात कर चुका हूँ कि अभी किसी किस्म की कोई आइनी तरमीम जो है ज़ेर बहस या ज़ेर गौर नहीं है। जब कभी भी होगी, इस हाउस के जो सेंस होगी, इस हाउस का ब्रॉडर कंसेंसस होगा, और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे जो इत्तेहादी हैं उनके साथ मशावरत होगी, उसके बाद किसी तरमीम की तरफ जाया जाएगा। और जो भी ड्राफ्ट आएगा वो पहले डिस्कशन होगी, उसके बाद फिर उसको हाउस में लाया जाएगा। उसके लेजिस्लेटिव स्टेप्स हैं। सलमान साहब, यहाँ पे मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ बिलावल साहब का कि उन्होंने ख़ुद ही इन तमाम तर जो चहम गोइयाँ हो रही थी, ये तमाम तर इस किस्म की ख़बरें थी, उनको जो आउटराइटली जो है उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और कोई डिस्कस। तो वाक़तन ये बात है कि हम इत्तेहादियों से पहले डिस्कस करेंगे, पहले हुकूमती लेवल पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो तमाम तर मामला तो हुए ही नहीं, क्योंकि किसी किस्म की कोई आइनी तरमीम जो है अभी फ़िल वक़्त एज़ वी स्पीक राइट नाउ वो ज़ेर गौर ज़ेर बहस नहीं है। जहाँ पे NFC अवार्ड के हवाले से है, बिल्कुल
18वीं तरमीम के बाद सूबों का जो अपना एक अपोर्शनमेंट है, जो अप्रोप्रिएट शेयर है, उस हवाले से NFC अवार्ड के अंदर वो बिल्कुल होना चाहिए। इसी पे वज़ीर आज़म साहब ने भी कुछ मीटिंग्स ली हैं और ये गाए बगाए मुलाकातें भी हुई हैं। अगर कोई रिजर्वेशन हमारे इत्तेहादी को होती है तो हम उनकी बिल्कुल रिजर्वेशंस को दूर करते हैं। लेकिन हाल ही में आपको पता है कि PSDP के अंदर या जो एक बड़ा ज़बरदस्त पैकेज जो है वो दिया गया है हुकूमत सिंध को, और जो NFC अवार्ड के अंदर जो एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स उनका ड्यू शेयर है वो उनको बिल्कुल मिलेगा, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा, और बिल्कुल वो मिलना भी चाहिए, हर सूबे का वो हक है। बहुत शुक्रिया अकील मलिक साहब, फौरिकत बराए कानून इंसाफ हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद। खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन से फितरतुल ख्वारिज के खात्मे के लिए बाजोड़ में टारगेटेड ऑपरेशन का आगाज हो गया। बाजोड़ की तहसील लोई मामून में शिद्दत पसंदों को खत्म करने के लिए टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन सरबकफ दोबारा शुरू कर दिया गया है। सरकारी जराए ने इलाके में 800 के करीब दहशतगर्दों की मौजूदगी की तस्दीक की है। सरकारी जराए के मुताबिक बाजोड़ की तहसील मामून के 2 इलाकों में तकरीबन 300 दहशतगर्द मौजूद है, जबकि खैबर में 350 से ज्यादा शिद्दत पसंद सरगर्म है। इनमें से 80% से ज्यादा अफगान बाशिंदे हैं। कल तक सूबे में किसी भी ऑपरेशन की मुखालफत करने वाली खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बाजोड़ ऑपरेशन के लिए वफाक के साथ एक पेज पर आ गई है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने जिला बाजोड़ के मुतासिरीन के लिए इमदादी पैकेज की मंजूरी दे दी है। इमदादी पैकेज के तहत मुतासरा इलाकों से नकल मकानी करने वाले फी खानदान को 50-50 हज़ार रुपए दिए जाएंगे, जबकि टारगेटेड ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद मुतासरा हर खानदान को 25-25 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। ऑपरेशन सरबकफ के लिए बाजोड़ की तहसील मामून के 27 इलाकों में कर्फ्यू जारी है। जिला इंतजामिया की तरफ से ऐलान करदा कर्फ्यू के बायस कई अहम सड़कें और तजारती मराकज बंद हैं। तहसील लोई मामून और वार मामून के 2 दर्जन से ज्यादा देहातों में पाबंदियां 14 अगस्त तक नाफिज रहेंगी। यह नोटिफिकेशन डिप्टी कमिश्नर के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पीर की रात तकरीबन 2 बजे पोस्ट किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जिला इंतजामिया ने महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा की मंजूरी से जिले की कई अहम सड़कों पर 12 घंटे का कर्फ्यू नाफिज कर दिया, जिनमें खार मुंदा रोड, खार नवागई रोड, खार पशाद सलरजई रोड और खार सादिकाबाद अनायत कली रोड शामिल है। नोटिफिकेशन में कहा गया कि 3 रोज़ा कर्फ्यू लुई मामून और वार मामून तहसील के तकरीबन 27 इलाकों में मज़कूरा सड़कों के अलावा अवामी हिफाजत और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए टारगेटेड ऑपरेशन के दौरान नाफिज किया गया है। कर्फ्यू ज़दा इलाकों में लगारी, गोहटी, गनमशाह, बिदस्या, गट, कटकोट, रेगई, डाग, कुंडी, अमानातो, जगई, गरीगल, नयागद, दामदोला, सुल्तान बेग, चवतरा, गांग, जवाड़, इनाम खोरो, चंगाई, आंगा, सफारी, बारगटकी, खड़की, शाकरो, शंकोट और बकारो शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजोड़ की तहसील मामून में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों के नतीजे में मुख्तलिफ इलाकों से लोगों की नकल मकानी भी जारी है। जिला इंतजामिया ने मुतासरीन के लिए मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में रहाइश के खसूसी इंतजाम किए हैं। डमाडोला, इनाम खोरो, चीनागई और चौहित्रा से नकल मकानी करने वाले मुतासरीन के लिए कैंप कायम किया गया है। दूसरी जानिब बाजोड़ में आर्जी तौर पर बेघर होने वाले खानदान के अदादोशुमार भी जारी कर दिए गए हैं। कमिश्नर मालाकंड डिवीजन के मुताबिक 85 सरकारी और निजी तालीमी इदारों में 6,607 अफराद मुकीम हैं और मुतासरा खानदानों की मजमूई तादाद 991 है। कमिश्नर मालाकंड के मुताबिक मुतासरा खानदानों में 1,497 मर्द, 1,552 खवातीन और 3,558 बच्चे शामिल हैं। स्पोर्ट्स स्टेडियम कैंप में 334 मुतासरा खानदानों के 2,497 अफराद मौजूद हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग सईदुल्लाह जान के मुताबिक अब तक 20,000 से ज्यादा खानदान नकल मकानी कर चुके हैं, जिनमें ज्यादातर लोग अपने रिश्तेदारों के घरों में मुकीम हैं। सईदुल्लाह जान का कहना है कि अब तक 85 सरकारी और प्राइवेट स्कूल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 1,325 खानदानों के लिए कैंप कायम किया गया है, जहां इनको खाने पीने की अशिया समेत दीगर जरूरी सामान फराहम किया जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि माजी में भी वजीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किए गए हैं, जिनमें ऑपरेशन राह निजात, ऑपरेशन ज़र्ब अज़्म, ऑपरेशन खैबर शामिल है, लेकिन उनके नताज वक्ती साबित हुए। दहशतगर्द फिर वापस आ जाते हैं। इस बार मुस्तकिल अमन के लिए ऑपरेशन के बाद पायदार इकदाम की भी जरूरत है, जिसके लिए तमाम सियासी क़यादत का एक पेज पर होना जरूरी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान और अमेरिका का दाइश
टीटीपी और बीएलए से मिलकर लड़ने का फैसला किया है। काउंटर टेररिज्म डायलॉग के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान और अमेरिका इंटेलिजेंस शेयरिंग, तरबियती प्रोग्राम और मुश्तरका ऑपरेशन के जरिए दहशतगर्द नेटवर्क को तोड़ने के लिए इकदाम मजीद तेज करेंगे। मुज़ाकरात में इस बात पर भी इत्तफाक हुआ कि इंसदाद दहशतगर्दी के साथ साथ इंतहा पसंदी के बयानी को खत्म करने और नौजवान नस्ल को शिद्दत पसंद नजरिया से महफूज रखने के लिए समाजी और तालीमी इकदाम को फरोग दिया जाएगा ताकि खित्ते में पायदार अमन कायम किया जा सके। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। ब्रिगेडियर साहब, ये बताएं कि बाजोड़ में जो दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन इस वक्त जारी है, 80% दहशतगर्दों का ताल्लुक तो अफगानिस्तान से है, लेकिन माजी में जब कार्रवाइयां हुई तो दहशतगर्द इलाका खाली करके चले गए थे, लेकिन फिर से वापस भी आ गए। आप बताएं कि ये चीज रिपीट ना हो, इसको रोकने के लिए हमें क्या इकदाम करने चाहिए? देखिए, इसका तरीका यही है कि बॉर्डर को सील करेंगे और इसको पूरा सर्कल कर लेंगे ताकि जितने अफगानी दहशतगर्द पाकिस्तान में आए हुए भजौड़ में और उन्होंने हाईजैक किया हुआ है वहाँ के रेजिडेंट्स को, हमारे कबायली जो लोग हैं उनको, इनके खिलाफ प्रॉपर एनसर्कल करके ऑपरेशन होगा। इनमें किसी एक को भी भागने नहीं दिया जाएगा। मसला ये है कि ये तकरीबन 250-300 लोग हैं और ये आके बैठ के थे, फिर जरके की वजह से टाइम गेन करते रहे। इन्होंने कुछ माइन भी बिछा लिए हैं, कुछ मोर्चे बना लिए हैं। फिर हमने वहाँ के दरगाह किया, लोगों को बताया कि आपके पास 2-3 ऑप्शन है। नंबर 1 है कि आप इनको निकालें अपने एरिया से और हम इनके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। नंबर 2 ऑपरेशन ये कि आप छोड़ के चले जाएं कुछ अर्से के लिए घरों को, हम इनके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे और आपको बाद में गवर्नमेंट से दे देंगे। और थर्ड है कि अगर आप नहीं जाना चाहते फिर इंश्योर करें घरों से ना निकले ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका कोई नुकसान ना हो और हम इनको मार सके। तो आई थिंक अब ये तैयार किया हुआ है अस्करी फोर्सेस ने, उसके बाद जो केपी की गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ने, सब ने मिलके कि इनके खिलाफ जिनने भी हथियार उठाए हैं हुकूमत के खिलाफ, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, उनको कोई उनकी माफी नहीं है। उन्होंने रेट ऑफ गवर्नमेंट को चैलेंज किया है और उनके खिलाफ ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन शुरू हो गया है, पूरा एनसर्कल कर लिया गया है। इनको सैनिटाइज भी करेंगे, तमाम को निकाल के मारेंगे ताकि आइंदा के लिए ये इट शुड एक्ट एज अ डिटरेंस आल्सो कि कोई और इस तरीके से ये शहरी इलाकों में आगे जहाँ 2-2.5 लाख की आबादी हो और वहां जाके छुप के बैठ जाएं और वो फिर हरासमेंट करें, लोगों को तंग करें, औरतों को मारें, जो मना करें इनको। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा जरूरी ऑपरेशन है और इससे बड़े मैसेज कन्वे होंगे दूसरे लोगों को कि आइंदा के लिए ऐसी कार्रवाई नहीं की जाए। ठीक। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अफगानिस्तान हुकूमत के साथ इसमें कोई शक नहीं कि चीन की मुदाखलत शामिल है, पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। क्या आपको लगता है कि अब अफगान हुकूमत भी मेक श्योर करेगी कि ये दहशतगर्द दोबारा वापस ना आए? देखें, अब जब से मीटिंग हुई है चाइना में फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना की, उसके बाद से काफी उनकी एटीट्यूड में फर्क आया है। वो इवन टीटीपी फौरेज जो हैं उनको भी डिसआर्म कर रहे हैं, उनको वो गजनी की तरफ, ईस्ट की तरफ और दूर पीछे वेस्ट की तरफ निकाल रहे हैं, उनको भेज रहे हैं। प्लस इसके साथ एक और वो कर रहे हैं कि वो इसके साथ वो ये कर रहे हैं कि वो जो अफगान नेशनल हैं उनको भी वो उठा के जबरदस्ती दूर फेंक रहे हैं और उनको भी अरेस्ट कर रहे हैं, जिनसे हथियार ले रहे हैं, डिसआर्म कर रहे हैं ताकि ये ना करें। तो मेरे ख्याल में इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आई एम श्योर कि कुछ अर्से के बाद ये हालात ठीक हो जाएंगे और यहाँ से अफगानिस्तान की तरफ से भी हमें सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट की हुई है कि हम अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट को और इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अब उनको समझ आ गई है, चाइना ने भी पुश किया है, पाकिस्तान ने भी बात की है। अब उनका फिजिकली जो है वो नजर आ रहा है कि वो कुछ इस पर मदद करनी शुरू कर दी। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड साहब हमसे बात कर रहे थे। दुनिया की दो बड़ी ताकतें रूस और अमेरिका एक बार फिर आलमी मंजरनामे पर तवज्जो का मरकज बनने जा रही है। 15 अगस्त को अलास्का में होने वाली रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात न सिर्फ दोनों ममालिक के मुस्तकबिल ताल्लुकात के लिए बल्कि आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए भी अहम संग मील साबित हो सकती है। यह मुलाकात ऐसे वक्त पर हो रही है जब यूक्रेन के बहरान, तवानाई के मसाइल और जुग्राफियाई सियासी कशीदगी ने आलमी सियासत को उलझा कर रख दिया है। इस तारीखी मौके की अहमियत और मुमकिन नताइज पर नजर डालना नागुज़ीर है। रूस और अमेरिका के ताल्लुकात सर्द जंग के बाद से ही तनाव का शिकार है, मगर हालिया बरसों में यह कशीदगी इंतहा को पहुंची है। यूक्रेन में रूस के फौजी ऑपरेशन, नेटो की तोसी और मुआशी पाबंदियों ने दोनों ममालिक के दरमियान सियासी फासले को बढ़ा दिया है। इस दौरान दोनों ममालिक की क़यादत में सख्त बयानात और इल्जामात का तबादला भी जारी रहा, जिससे आलमी सतह पर अदम इस्तेहकाम की फ़ज़ा मजीद बढ़ गई।
यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस मौके पर रद्द-ए-अमल देते हुए वाज़े ऐलान किया कि वो मुज़ाकरात में बराह रास्त शमूलियत चाहते हैं। उनका कहना है कि यूक्रेनी अवाम अपनी सरजमीन तोहफे में नहीं देंगे। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि अगर ट्रंप और पुतिन अमन के किसी फार्मूले पर गौर कर रहे हैं तो उसमें यूक्रेन की मर्जी और सलामती अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का मौक़िफ़ इसके बरक्स है। उनका कहना है कि रूस ने अपने इक़दामात कौमी सलामती और तारीखी हक़ाइक़ के तहत किए। पुतिन ने जोर दिया कि रूस हमेशा मुज़ाकरात का हामी है, लेकिन किसी भी अमन मुआहदे के लिए यह जरूरी है कि मगरबी ममालिक रूस के सिक्योरिटी खदशात को संजीदगी से लें। उनके मुताबिक अमन उसी वक्त मुमकिन है जब यूक्रेन गैर जानिबदार रियासत का दर्जा इख्तियार करे और रूस के खिलाफ नेटो के किसी भी मुमकिन खतरे का खात्मा हो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी मॉस्को समिट से कबल बयानात में कहा है कि उनकी कोशिशें आलमी जंग के खतरे को कम करना और एक ऐसा रोड मैप तैयार करना है जो तमाम फरीकैन के लिए काबिल कबूल हो। ट्रंप का कहना है कि वो डील मेकर है और ये मुलाकात दुनिया को एक नया अमन मुआहदा देने की सलाहियत रखती है। सदर पुतिन और ट्रंप की मुलाकात में स्ट्रेटेजिक हथियारों में कमी, तवानाई के आलमी बहरान का हल और दो तरफा तजारती ताल्लुकात की बहाली भी अहम मौज़ूआत है जिन पर गौर किया जाएगा। आलमी माहिरीन के मुताबिक अगरचे ये मुलाकात पुराने तनाज़ात का फौरी हल पेश नहीं कर सकती, मगर ये दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात का एक अहम आगाज जरूर हो सकती है। दुनिया भर के सियासी हल्के और तज्जियाकार इस मुलाकात को बड़े गौर खौस के साथ देख रहे हैं। एक तरफ इसे आलमी अमन के लिए एक नई उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है, तो दूसरी जानिब इससे खदशात भी हैं कि यह महज एक नुमाइशी इजलास हो सकता है जिसका कोई अमली नतीजा ना निकले। खास तौर पर यूक्रेन के हवाले से रूस और अमेरिका की पॉलिसियों में बुनियादी इख्तलाफात अभी भी बरकरार हैं जो इस मुलाकात के नतीजा खेज होने में रुकावट बन सकते हैं। 15 अगस्त को अलास्का में होने वाली मुलाकात तारीखी एतबार से अहमियत की हामिल है और इसके नतायज आलमी सियासत के तवाज़ुन पर गहरे असरात मुरतब कर सकते हैं। अगर दोनों रहनुमा आपस में खुलकर बात करने और इख्तलाफात को कम करने की संजीदा नीयत रखते हैं तो यह मुलाकात आलमी अमन और ताउन के नए दौर का आगाज हो सकती है। बसूरत दीगर यह महज एक इलामती वाक़या रह जाएगा जो पुराने तनाज़ात और इख्तलाफात की गहराई को मजीद बढ़ाएगा। आलमी बरादरी की नजरें अब अलास्का पर जमी हैं जहां दो आलमी ताकतें अपने मुस्तकबिल के ताल्लुकात का फैसला करने जा रही हैं। इस मुलाकात का दारोमदार दोनों रहनुमाओं की हिकमत अमली, संजीदगी और सियासी इरादों पर है कि वो दुनिया को अमन, इस्तेहकाम और तरक्की की राह पर ले जा सकें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ रवा हफ्ते अलास्का में होने वाली मुलाकात को बिग डील करार दिया है। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन से होने वाली मुलाकात के इब्तदाई 2 मिनट में ही मालूम हो जाएगा कि क्या कोई मुआहदा मुमकिन है या नहीं। गुज़िश्ता रोज व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अमेरिका और रूस के दरमियान मामूल की तजारती ताल्लुकात कायम हो सकते हैं। रूस के पास कीमती ज़मीन है। अगर व्लादिमीर पुतिन जंग की बजाय कारोबार की तरफ आए तो यह बेहतर होगा। रूस एक ऐसा मुल्क है जो अक्सर जंगों में रहता है। ट्रंप का मजीद कह रहा था कि मैं पुतिन से मुलाकात के दौरान यूक्रेन से जारी जंग के खात्मे के इम्कानात पर बात करूंगा। मैं चाहूंगा कि फौरी जंग बंदी हो और दोनों फरीकैन के दरमियान बेहतरीन मुआहदा तय पा जाए। उनका कहना था कि रूस की मईशत मौजूदा तनाज़े के बायस मुश्किलात का शिकार है और अमेरिका की जानिब से रूसी तेल खरीदने वाले ममालिक पर 50% टैरिफ आयद करने के फैसले ने रूस को बड़ा धचका दिया है। मैं इससे भी बड़े इकदाम करने वाला था, लेकिन पुतिन की जानिब से मुलाकात की दरख्वास्त आई तो मैंने देखना चाहा कि वो क्या बात करना चाहते हैं। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि वो यूरोपीय रहनुमाओं से राब्ता करेंगे क्योंकि यूरोपीय ममालिक जंग से तंग आ चुके हैं और अपने वसाइल अपने मुल्कों की तरक्की पर लगाना चाहते हैं। अगर मैं ना होता तो ये मसला आखिरी शख्स की मौत तक खत्म ना होता। मैं चाहता हूं कि फौरी तौर पर जंग बंदी हो। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन तनाज़े पर बात करते हुए कहा कि जंग मेरे दौर में कभी ना शुरू होती, ये जंग बाइडेन की जंग है, मेरी नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि मैं पुतिन पर जोर दूंगा कि जंग खत्म करें और इसके बाद मैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात करूंगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है क़ौमी मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक मुस्तकिल मंदूब और मजे सफारतकार मुनीर अकरम साहब। बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब। मुनीर अकरम साहब, ये बताइए कि जुम्मे को अलास्का में सदर ट्रंप और सदर पुतिन के दरमियान बड़ी मुलाकात होने जा रही है। सदर ट्रंप ने इस मुलाकात को बिग डील भी करार दिया है। क्या आपको इस सरतरीन इलाके में होने वाली इस मुलाकात में कोई बर्फ पिघलने की उम्मीद नजर आती है? जी, ये देखने की बात है। अब तक मुश्किल नजर आता है कि कोई बिल्कुल फौरन से सीज फायर हो, क्योंकि अब बड़े मसले हैं। रूस ने अपनी पोजीशन है, वो उसकी जो डिमांड्स हैं वो बिल्कुल वाज़ेह कर दिए हैं क्या चाहता है। अब ये देखना होगा कि ट्रंप साहब क्या समझते हैं कि ये डिमांड्स मनवा सकते हैं दूसरी तरफ को,
यूक्रेन को और यूरोपियंस को मनवा सकते हैं तो फिर शायद कुछ इसमें से अहम नतीजा निकले। पर मेरे ख्याल में ये जो समिट हुई है इसका मकसद यही है, पुतिन साहब ने देखा कि ट्रंप साहब उनसे थोड़े नाराज हो गए, क्योंकि उन्होंने सीज फायर अभी तक नहीं माना सही तरह से। तो अब उनकी कोशिश यही होगी कि ट्रंप साहब को समझाएं और मनवाएं कि सीज फायर जब होगा जब जो डिमांड्स हैं रूस की, जो उनकी जो कंडीशंस हैं, उस पे अगर मनवाया जा सकता है यूक्रेन को और यूरोपियंस को, तो फिर सीज फायर रूस मान जाएगा। तो ये अब तक देखना है कि किस तरह से ये मुज़ाकरात चलती हैं। अब ट्रंप साहब ने कहा मैं डील कर सकता हूं, पर वो डील की जो कंडीशंस हैं दोनों तरफ की, वो काफी मुख्तलिफ हैं। अच्छा मुनीर अकरम साहब, इसको सफारती सतह पर किधर ग्रेड करेंगे कि एक तो चले प्यूटन साहब जंग बंदी या सीज फायर के लिए कहीं ना कहीं रजामंद तो है ना, तभी तो उन्होंने आमादगी जाहिर की इन मज़ाकरात के हवाले से, फिर डेविड वुडकॉफ का उनके पास आना और फिर जिस तरीके से उनको ज़बरदस्त किस्म का प्रोटोकॉल देना, फिर अमरीकी रियासत में बैठ के ये मुज़ाकरात होना पहला हिस्सा, तो इस कहीं ना कहीं प्यूटन की इंटेंशन तो है कि वो भी सीज फायर चाह रहा है। जी देखें, वो रूस सीज फायर मानने के लिए तैयार होगा अगर जो उनकी कंडीशंस हैं क्या हैं। वो चाहते हैं कि जो हमने टेरिटरीज जो रूस ने ली हैं और जो क्लेम की हैं, जो कंडीशन है वो कि नेटो में यूक्रेन नहीं आएगा। तीसरी कंडीशन ये है कि जब सीज फायर होगा, असला जो है वो यूरोप से नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो सीज फायर मानते हैं और यूक्रेन रियार्म करता है तो फिर वो बेहतर पोजीशन में होंगे जंग जारी करने के लिए वापस। तो ये कुछ कंडीशंस हैं रूस की जो यूक्रेन के लिए मुश्किल हैं। इसलिए अगर ट्रंप साहब ने कोई डील करवानी है तो कोई इस जो दो मुख्तलिफ पोजीशन है इसमें से कोई ढूंढना पड़ेगा कि कॉमन ट्रैक कहाँ है और सीज फायर किस कंडीशंस पे होता है। अच्छा, जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं तो कुछ देर कबल अभी वर्चुअल एक इजलास भी हुआ है जिसमें प्यूटन साहब हैं, यूरोपीय यूनियन है और ज़ेलेंस्की तो आज दोपहर से जर्मनी भी पहुंचे हुए हैं। अगर ये किसी दो सुपर पावर्स तो है ना, अगर इनके सदूर किसी फार्मूले के ऊपर अगर आमादा हो भी जाते हैं तो आप समझते हैं कि बाकी के जो फ्री कैन है जिस पे यूरोप, उसका बड़ा असला, उसका बड़ा पैसा इसके अंदर इन्वॉल्व है, यूक्रेन के बहुत से लोग मारे जा चुके हैं, तो इसे तस्लीम कर लेंगे सिर्फ ट्रंप और प्यूटन में अगर कोई बात तय हो जाए तो? जी यही देखने की बात है कि अगर आपस में ट्रंप साहब और पुतिन ने कोई फैसला कर लिया कि जी इस जो किस कंडीशंस पे सीज फायर होगा और उसके बाद में क्या होगा, किस किस्म की मुज़ाकरात होंगी, नेगोशिएशंस होंगी, तो ये हमने देखना होगा कि ये किस कंडीशंस पे मानते हैं आपस में, अगर मान सकते हैं या नहीं। क्योंकि रूस के डिमांड्स भी बहुत यानी कि बहुत वजनदार डिमांड्स हैं और जो यूक्रेन की और यूरोपियन पोजीशन है वो काफी हटके है उससे। तो ये देखना होगा कि ट्रंप साहब की क्या समझ है कि कहाँ ये डील हो सकती है, क्या कंडीशंस होंगी। मेरी नजर में मुश्किल है, अगर डील होगी, अगर कुछ एग्रीमेंट हो भी गई पुतिन और ट्रंप साहब की, तो यूरोपियंस को मनवाना पड़ेगा, यूक्रेनियंस को मनवाना पड़ेगा। तो ये कहाँ बैठती है बात, अब तक मेरे ख्याल में जाहिर नहीं है कि कहाँ ये बैठेगी बात। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट टैरिफ थ्रेट, उसको किधर ग्रेड करते हैं जो रूस के ऊपर सैंक्शंस, पाबंदियों के हवाले से जो अमेरिका कहता है, तो रूस किस पोजीशन पे है कि उसको एज अ थ्रेट लेगा? जी, पुतिन साहब की जो ख्वाहिश है ये मुलाकात करने के लिए, उसकी सब में अहम रीजन यही है कि वो सैंक्शंस को अवॉइड करना चाहते हैं। जो ट्रंप साहब ने थ्रेटन किया कि हम सैंक्शन लगा देंगे और वगैरह वगैरह, उसको वो डिफ्लेक्ट करने के लिए ये मुलाकात मानी है उन्होंने। और इस मुलाकात में वो अपनी यानी कि रीजनिंग बताएंगे
और कुछ फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें बतानी पड़ेगी पुतिन को, ट्रंप साहब को मनवाने के लिए कि सैंक्शंस ना लग जाएं रूस के ऊपर। तो ये देखने की बात है कि पुतिन किस किस्म की कंसेशंस देता है, किस किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी बताता है, और उसको ट्रंप साहब किस तरह से देखते हैं, और उससे अगर कुछ नतीजा निकलता है या नहीं निकलता है, ये मेरे ख्याल में ये सब चीज़ें मज़ाकरात में जब होंगी उससे ये पता लगेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब, हमसे पाकिस्तान के साबिक मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद थे और ज़बरदस्त किस्म की सफारतकार। इस पिक्चर के ऊपर मुकम्मल तौर पर उनकी नज़र है, लेकिन बहरहाल जुम्मे तक हम सबको इंतज़ार करना है। पाकिस्तान फ्रंट से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।